गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप जो अभी तक हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के स्टार्टिंग में पढ़ा है अबाउट द मैटर और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, उनके बारे में जो एक्टिविटीज पढ़ी हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, आपने अच्छे से उनको समझा होगा। ठीक है, इसको समझने के बाद वी हैव द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको सिर्फ 9th में नहीं 10th में नहीं हमेशा आना चाहिए, आपको हमेशा पता होना चाहिए। दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की कितनी स्टेट्स हैं, मैटर किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, राइट। सो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब 3 स्टेट्स ऑफ मैटर क्यों है, क्या रीजन है? सो देयर आर 2 फोर्सेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस, ध्यान रखना, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। The first one is force of attraction between the particles of matter, interparticle force of attraction कहते हैं इसको। And the second one is repulsive forces between them, कि उनके बीच में अट्रैक्शन भी है और स्पेसेस भी है। स्पेसेस क्यों है? उनके बीच में थोड़ा रिपल्सिव फोर्स भी एक्ट करता है। वो क्यों करता है वो हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर में, ठीक है, जो 4th वाला है। सो सिंपल सी बात है, अगर आपका अट्रैक्टिव फोर्स बहुत 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 ज्यादा रिपल्सिव फोर्स है तो उनके बीच में गैप कम होगा, वो और ज्यादा पास में होंगे और उस स्टेट ऑफ मैटर को हम क्या कहते हैं? सॉलिड। ठीक है, जैसे कि मान लो इस तरीके से सॉलिड स्टेट्स के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम गैप होता है और वो बहुत पास होते हैं, तो ये वाली स्टेट क्या कहलाएगी? सॉलिड स्टेट। सेकेंड वन इज व्हेन अट्रैक्टिव फोर्स इज मोर देन रिपल्सिव फोर्स, पर उतने ज्यादा नहीं जितने कि सॉलिड स्टेट में होते हैं, तो वो थोड़ा सा दूर होंगे एक दूसरे से, यानी कि उनके अंदर स्पेसेस थोड़ी ज्यादा होंगी। दैट स्टेट इज लिक्विड। एंड द थर्ड वन इज गैसेस स्टेट। इसके अंदर क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स थोड़ा सा ज्यादा होता है लेकिन इनके बीच में जो स्पेसेस होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन मूव एवरीवेयर, राइट। सो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन सी आई अपने पास? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। Now the first one is solid, so we should know the definition. The state of matter with a defined shape and volume is termed as solid. अब defined shape का मतलब क्या होता है, volume का मतलब क्या होता है? shape का मतलब जिसकी एक fixed shape होती है। आपने देखा होगा जितनी भी solid चीजें होती हैं, चाहे चौक है, डस्टर है, बेंच, टेबल, कोई भी चीज जो solid होती है उसकी एक particular shape होती है, चाहे वो स्क्वायर हो, ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो, हेक्सागन हो, कुछ भी हो, उन सब की एक पर्टिकुलर शेप होती है। डस्टर की शेप आपने देखी है ना, आपके स्कूल के अंदर डस्टर एक पर्टिकुलर शेप का होता है, थोड़ी ना आप उसको हाथ में लेंगे और वो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। सो दे हैव फिक्स्ड शेप, डिफाइंड शेप। एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब कितना एरिया कवर कर रहा है वो। ठीक है, वॉल्यूम इज अ टर्म विच इज यूज्ड फॉर द 3 डायमेंशनल 3D के हिसाब से, जिसमें कि लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है। इन तीनों चीजों को मिला के आपका वॉल्यूम होता है, तो उसका वॉल्यूम फिक्स होता है कि भाई जितना है उतना है। ठीक है, दैट इज नोन एज सॉलिड। अब सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हाईएस्ट फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है इनके अंदर, इसलिए इनकी जो शेप होती है वो भी फिक्स्ड होती है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। पार्टिकल्स कैन नॉट मूव फ्रीली, अगर फ्रीली कर जाएंगे तो उनका वॉल्यूम फिक्स कैसे रहेगा? तो निकल लेंगे। ठीक है, द थर्ड वन इज लीस्ट इंटर पार्टिकल स्पेसेस। क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है तो ऑब्वियसली उनके बीच के अंदर स्पेसेस क्या होंगी? बहुत कम होंगी। सो इजीली हम सॉलिड को डिफाइन कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया सॉलिड का? वी ऑल नो स्टोन, वुड, शुगर, कोल, कुछ भी। आप तो सॉलिड के एग्जाम्पल अपने हिसाब से भी कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, the second one is liquid. The state of matter with indefinite shape and definite volume is called liquid state. अब भाई यहाँ पे वॉल्यूम तो डेफिनेट है कि अगर अपन ने 10 ml वाटर लिया है और 10 ml वाटर को अपन चाहे ग्लास में लें, चाहे अपन बीकर में लें, चाहे बॉटल में लें, चाहे बकेट में लें, पानी तो 10 ml ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, उसे अपन वॉल्यूम कह रहे हैं, राइट। शेप इंडेफिनेट है, मतलब कि अगर मैं 10 ml पानी को अगर ग्लास में लेती हूँ तो ग्लास का शेप ले लेगा, बॉटल में लेती हूँ तो बॉटल का शेप ले लेगा, बकेट में लेती हूँ तो बकेट का शेप ले लेगा। तो उसकी शेप फिक्स नहीं है, डेफिनेट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी स्ट्रांग है, इसलिए उसका वॉल्यूम क्या होता है? डेफिनेट होता है। यानी कि पानी के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स आपस में दूर नहीं चले जाते, वो एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो के फॉर्म में फ्लो करते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि वी कैन नॉट ब्रेक
द स्ट्रीम ऑफ वाटर विद आवर हैंड, अपने हाथ से हम पानी की धारा को काट नहीं सकते बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इतना ज्यादा नहीं है बट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू सॉलिड। ये ध्यान रखिएगा, सॉलिड के कंपैरिजन में कम है लेकिन फिर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका स्ट्रॉन्ग। मोर स्पेसिंग बिटवीन द पार्टिकल्स, अगेन इन द कंपैरिजन ऑफ द सॉलिड स्टेट, एंड द पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली। जो भी चीज फ्रीली मूव कर जाती है उसे अपन फ्लूइड्स कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ एनीथिंग, फ्लूइडिटी, एंड द सब्सटेंस इज नोन एज फ्लूइड, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है लिक्विड के? मिल्क, वाटर, पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा। द थर्ड वन इज गैसेस। गैसेस तो भाई बहुत आसान है, हमारे आसपास जो एयर है दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, जिसकी ना तो डेफिनेट शेप होती है ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है। गैस को हमें पकड़ के रखने के लिए कंटेनर में बंद करके रखना पड़ता है सब तरफ से। अगर मान लो आपने एलपीजी का जो आपका सिलेंडर है उसमें गैस फिल है एलपीजी, अगर आपके कहीं से भी नॉब अगर खुला हुआ रह गया तो गैस रिलीज आउट हो जाएगी। तो हमें बहुत सावधानी से गैस को कंटेनर में बंद करके रखना पड़ता है, अदरवाइज गैस कैन मूव फ्रीली बिकॉज इट हैज वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या होता ही नहीं है, ठीक है, एंड हैव अ वेरी लार्ज इंटरपार्टिकल स्पेसेस, ठीक है। सो लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाईएस्ट इंटरपार्टिकल स्पेसेस, and the particles can move around very easily. Examples are hydrogen gas, nitrogen gas, air, oxygen, कुछ भी, LPG, ये सब भी क्या है? LPG जब तक सिलेंडर में है तब तक वो कंप्रेस्ड फॉर्म में है, तो वो लिक्विड स्टेट में है। जैसे आपने प्रेशर रिलीज किया वो गैसेस स्टेट में आती है, और गैसेस स्टेट में आते इट कैन मूव फ्रीली। सो दीज आर द 3 states of matter that are solid, liquid and gases. आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, एंड आप इसको एक बार और ढंग से सुनिएगा सो दैट यू कैन क्लियर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर। सो चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के अंदर मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के बाद और स्टेट्स ऑफ मैटर समझने के बाद और पढ़ने के बाद नाउ वी स्टडी द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 states ऑफ मैटर, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की अपनी खुद की भी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब इन प्रॉपर्टीज को हम कैसे समझें, ठीक है, तो बेस्ट तरीका है कि क्योंकि तीनों एक दूसरे पे कोरिलेटेड होती हैं इसलिए हम तीनों को एक साथ कंपैरेटिव फॉर्म में समझ लेते हैं। अब कंपैरिजन का मतलब डिफरेंसेस, लेकिन कॉमन चीज क्या है? व्हाट इज द कॉमन बिटवीन 3 states ऑफ मैटर? सोच के बताइए। राइट, कॉमन इज कि तीनों किससे मिलके बने हैं? पार्टिकल्स से मिलके बने हैं। ऑल द 3 आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब देखो सॉलिड सॉलिड है क्योंकि वो अभी तक मेल्ट नहीं हुआ, अभी तक बॉयल नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक वो सॉलिड स्टेट के अंदर है, क्योंकि उसके ना पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो कम है, डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, इसलिए वो क्या है? सॉलिड है। अगर इसी सॉलिड के बीच में अगर अपन ने स्पेसेस बढ़ा दी तो वो किस फॉर्म में आ गया? लिक्विड फॉर्म में आ गया। और अगर इसी लिक्विड के अंदर हमने और स्पेसेस बढ़ा दी तो वो किस फॉर्म में आ गया? गैसेस स्टेट में आ गया। बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट वन इज योर वाटर, कि वाटर के अंदर हमें पता है कि आइस होती है वो सॉलिड स्टेट के अंदर होती है, इसी सॉलिड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं वाटर यानी कि लिक्विड स्टेट के अंदर, और इसी वाटर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं गैसेस यानी स्टीम के अंदर। यानी कि इन तीनों के अंदर कॉमन क्या है कि तीनों वाटर से मिलकर बना हुआ है, तीनों के अंदर वाटर मॉलिक्यूल है H2O। डिफरेंस क्या है? यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा है, स्पेस कम है, इसलिए सॉलिड है। यहाँ पे अट्रैक्शन है बट कम है तो वो लिक्विड स्टेट में है। यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत कम है तो किस फॉर्म में आ गया? गैसेस स्टेट के अंदर आ गया, ठीक है। तो तीनों में कॉमन चीज है कि दे ऑल 3 आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। डिफरेंस इज दैट यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, स्पेसेस कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम, स्पेसेस और भी कम, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल कम और जो स्पेसेस हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। इसके अलावा भी और बहुत सारी, और ये जो 2 चीजें है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्पेसेस, यही इसकी सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करती हैं, ठीक है। देखिए द फर्स्ट वन इज शेप। शेप हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं अभी तक कि सॉलिड की शेप डेफिनेट होती है, लिक्विड्स की इनडेफिनेट है, और गैसेस की भी इनडेफिनेट यानी कि फिक्स नहीं है दोनों की शेप। वॉल्यूम ये भी हम समझ चुके हैं कि सॉलिड्स का जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट है, ठीक है, यानी कि जितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उतनी कर रहा है वो। लिक्विड्स का भी डेफिनेट है, अगर 10 ml है तो 10 ml है, 20 है तो 20 है, वो चेंज नहीं होगा। गैसेस का वॉल्यूम इनडेफिनेट है, अगर आप उसे एक छोटे बीकर में गैस को कंप्रेस करके रखते हैं
तो वो कम वॉल्यूम में भी आ जाएगा। अगर आप उसे बड़े कंटेनर में, अगर पूरे हवा एयर को आपने अगर एक बलून में रखा तो बलून की शेप ले लेगा, अगर आपने ज्यादा बड़े कंटेनर में रखा तो वो पूरी उसकी जगह ले लेगा। ठीक है, सो गैसेस का जो वॉल्यूम और शेप दोनों चीजें क्या है, इनडेफिनेट है। द थर्ड वन इज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये तो हमें पता ही है, सॉलिड से मैक्सिमम, लिक्विड से मॉडरेट और गैसेस में मिनिमम। स्पेसेस जस्ट इसका ऑपोजिट, सॉलिड से मिनिमम, लिक्विड से मॉडरेट और गैसेस के अंदर मैक्सिमम। अब हम बात करते हैं रिजिडिटी की। रिजिडिटी का मतलब होता है रिजिड, यानी कि जो अपनी शेप साइज चेंज नहीं करना चाहता वो कहलाता है रिजिड, और द प्रॉपर्टी इज नोन एज रिजिडिटी, यानी कि विच द एबिलिटी टू मेंटेन इट्स ओन शेप इज नोन एज रिजिडिटी, राइट। सो सॉलिड्स आर रिजिड, वी नो दैट, लिक्विड्स आर नॉट एंड गैसेस आर नॉट। रिजिडिटी का जस्ट ऑपोजिट है फ्लूइडिटी, यानी कि जो फ्लो करना चाहता है, विच कैन फ्लो। तो सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, यानी कि उनमें फ्लूइडिटी नहीं होती है। लिक्विड्स एंड गैसेस कैन फ्लो, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फ्लूइड्स। नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी। भाई जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है वो कैसे मूव करेगा। काइनेटिक एनर्जी का मतलब वो एनर्जी जो किसी भी सब्सटेंस को मोशन देता है, यानी कि मोशन में यूटिलाइज होने वाली एनर्जी क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी। सो सॉलिड्स के अंदर ये क्या है, मिनिमम, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। लिक्विड्स में मॉडरेट है, फ्लो तो करते हैं वो, और गैसेस में मैक्सिमम है, यानी कि वो हाई स्पीड से बहुत तेजी से मूव करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब जो प्रेशर अप्लाई करने के बाद स्क्वीज हो सकते हैं, अपनी शेप को डिक्रीज कर सकते हैं, वॉल्यूम कम कर सकते हैं, वो वाली प्रॉपर्टी कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। ठीक है, सो सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। अब आयरन को आप कितना भी प्रेशराइज कीजिए, लेकिन आयरन जो है अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा। शुगर का एक क्रिस्टल लीजिए, उस क्रिस्टल को आप चाहे कितना भी कंप्रेस कीजिए, लेकिन वो अपनी जो शेप है वो उसे छोटा नहीं करेगा, वो कंप्रेस नहीं होगा, स्क्वीज नहीं होगा। लिक्विड्स को बहुत कम हम कंप्रेस कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। चाहे पानी को आप कितना भी अपनी मुट्ठी में बंद करने की कोशिश कीजिए, पानी मुट्ठी में बंद नहीं होता। गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। द बेस्ट एग्जांपल्स आर एलपीजी एंड सीएनजी। सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस, गैसेस को कंप्रेस करके हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड एलपीजी भी किस फॉर्म में होता है, कंप्रेस्ड फॉर्म में होता है। द नेक्स्ट वन इज डिफ्यूजन। एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के अंदर इंटरमिंगल होना या उसके स्पेस के बीच में आ जाना विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट इज नोन एज डिफ्यूजन। जैसे पानी में इंक डाला, इंक डालने के बाद वो उसमें घुल गई, वो डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, डिटॉल डाला, वो घुल गया, वो डिफ्यूजन कहलाता है। फूड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो हवा में घुल जाते हैं, या इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती के जो खुशबू है वो हवा में घुल गई, दैट इज डिफ्यूजन। इसमें हमने कोई मेहनत नहीं करी है, या हमने नहीं कहा कि भाई आप डिफ्यूज हो इसके अंदर। सो सॉलिड और सॉलिड के बीच के अंदर डिफ्यूजन बहुत कम होता है, क्योंकि उनके बीच में स्पेस ही नहीं है। लेकिन सॉलिड्स लिक्विड में डिफ्यूज हो सकते हैं। चीनी और नमक को आप पानी में आराम से डिसॉल्व कर सकते हैं, वो डिफ्यूजन होता है। लिक्विड्स में बहुत आसानी से डिफ्यूज होते हैं, जैसे कि पानी को मिल्क में डिफ्यूज कर दिया, या हनी को पानी में करा। हनी के अंदर थोड़ा सा डेंसिटी ज्यादा होती है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है वो, लेकिन फिर भी वो डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, इंक को डिफ्यूज कर लो। ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। और गैसेस तो अब वी नो दैट कि आपने कोई भी गैस को रिलीज किया तुरंत वो हवा में डिफ्यूज हो गई, हवा खुद ही इधर से उधर कहीं भी पहुंच गई। ठीक है, तो गैसेस में डिफ्यूजन की रेट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग या हाई होती है। द नेक्स्ट वन इज डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब कोई भी चीज का घनत्व कितना है, कितनी घनी है वो चीज। अब अगर सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स पास पास हैं तो इसका मतलब वो भारी होंगे, उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी। लिक्विड्स में थोड़ा कम है तो उनकी डेंसिटी कम होगी, गैसेस में और भी कम है तो उनकी डेंसिटी और भी कम होगी। सो एग्जाम्पल देख सकते हो, आयरन का 1 किलो लो, तुम 1 किलो लिया अपने आयरन का पीस, और कॉटन वाटर का 1 लीटर लो, और कोई भी गैस लो, तो 1 किलो आयरन थोड़ी सी जगह में आ जाएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, भारी होता है। ठीक है, लेकिन पानी बहुत ज्यादा जगह लेगा, और अगर एयर की या कोई भी गैस की बात की तो और भी ज्यादा वॉल्यूम लेगा, तो वो हल्की होती है गैस। तो जो जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो भारी, जिसकी डेंसिटी कम वो हल्का। नेक्स्ट वन इज अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। डेफिनेट पैटर्न होता है, वीकली पैक्ड होते हैं, और बहुत ही पुअरली पैक्ड होते हैं, यानी कि पार्टिकल्स कहीं भी अरेंज्ड होते हैं। यहाँ पे एक फिक्स्ड पैटर्न होता है जिसे अपन क्रिस्टलाइन फॉर्म भी कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट यानी कि वो टेम्परेचर जब भी कोई चीज मेल्ट हो रही है, जिस टेम्परेचर पे
रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है, इसलिए वो ना तो पिघले हैं ना वो बॉयल हुए हैं। लिक्विड्स का मेल्टिंग पॉइंट अबव रूम टेम्परेचर है और बॉइलिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर है। गैसेस का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों रूम टेम्परेचर से कम है। ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाला जो फंडा है, जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के एक्सपेरिमेंट समझेंगे, ठीक है। सो दीज आर द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट। सो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। प्लीज नोट देम इन योर नोटबुक एंड सी द वीडियो अगेन एंड अगेन एंड कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो समझ में आया है या नहीं आया। ओके, थैंक यू।